ठीक है, तो देख जो अपनी सब्जेक्ट है वो कौन सी है, सोम। सोम फुल स्क्रीन कर लो, इसी से टच होगा ये, इस पर 3 आइकन लगाओ, फुल जूम होगा ना, फुल स्क्रीन है ना। तो अपनी सब्जेक्ट है सोम। सोम, ठीक है। तो सोम में अपन देखें इसका जो नाम आता है वो क्या आता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मटेरियल, हाथ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, तो हमें यहाँ मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में जानना है, ठीक है, कि कोई भी मटेरियल उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो सोम पढ़ने से पहले हमको ये जो सोम है ये आई कहाँ से, पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो सोम सब्जेक्ट है कहाँ से बनी या कैसे बनी। तो ये सोम आई है, ये आई है मैकेनिक्स से। कहाँ से आई है, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स से आई है, ठीक है। कि सोम कहाँ से आई है, मैकेनिक्स से। तो अगर सोम पढ़नी है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मैकेनिक्स क्या है, उसके बाद हम सोम को समझ पाएंगे। तो मैकेनिक्स क्या है, कि कोई भी बॉडी है, कि मान लो ये मेरी कोई बॉडी है, इस पर मैंने कोई फोर्स लगाया, इस बॉडी पर मैंने कोई क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया। तो फोर्स की वजह से इस बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा, कि इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा या इसमें डिफॉर्मेशन आएगा, क्या मतलब दो इफेक्ट हो सकते हैं, कि जैसे एक कोई बॉडी है, ये मेरी बॉडी है ए, है ना, और एक ये मेरी दूसरी बॉडी है, ठीक है। इसके मैंने मान लिया ये बिंदु ए है और ये बिंदु इसका बी है, ठीक है। ये ए है और ये बी है। सेम इसमें मैंने मान लिया ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इस पर मैंने फोर्स लगाया, बॉडी लगा दिया। तो अब इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स की वजह से मेरे को दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है कि ये थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा। तो मतलब ये ए बिंदु तो कुछ इधर पहुंच जाएगा और ये बी बिंदु कुछ इधर पहुंच जाएगा, मतलब ए बिंदु आ जाएगा ए डैश पर और बी बिंदु आ जाएगा बी डैश पर। लेकिन सेम अगर इस बॉडी पर मैं फोर्स लगाता हूं, तो इसमें क्या होगा कि ए बिंदु इधर मूव करेगा और इस पोजीशन में बी बिंदु भी इस साइड ही मूव करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ए डैश बी डैश। तो अगर मैं इस वाले फिगर में देखना चाहूं, तो मेरे पास फोर्स की वजह से क्या आया, यहाँ हुआ डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैंने इधर फोर्स का इफेक्ट देखा, तो इस बॉडी पर फोर्स का इफेक्ट क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस बॉडी पर अगर मैं फोर्स के इफेक्ट की बात करूं, तो इधर मुझे क्या देखा, डिफॉर्मेशन। क्या देखा, डिफॉर्मेशन दिखा इसमें। यहाँ तो आ रहा है डिफॉर्मेशन और यहाँ आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो कुल मिला के अगर किसी भी बॉडी पर मैं फोर्स लगाता हूँ, तो फोर्स का जो इफेक्ट होगा, फोर्स का इफेक्ट ही क्या कहलाएगा, मैकेनिक्स कहलाएगी। अब वो फोर्स के इफेक्ट दो तरीके से मिल सकता है, वो मुझे मिल सकता है डिस्प्लेसमेंट, वो मुझे मिल सकता है डिफॉर्मेशन। तो जिन बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसको तो मैं बोलूंगा कौन सी, रिजिड बॉडी। क्या बोलूंगा, रिजिड, रिजिड बॉडी। और जिन बॉडी में डिफॉर्मेशन आ रहा है उनको क्या बोलूंगा, डिफॉर्मेबल बॉडी, बॉडी, ठीक है। तो कुल मिला के मैकेनिक्स में मैं बॉडी की स्टडी करूंगा, और बॉडी की स्टडी पे उसमें फोर्स लगाऊंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी स्टडी करूंगा। और वो बॉडी भी कौन कौन सी हो सकती है, या तो वो रिजिड बॉडी हो सकती है या डिफॉर्मेबल बॉडी हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं मैकेनिक्स की यहाँ से डेफिनेशन लिखना चाहूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं लिखना चाहता हूँ मैकेनिक्स की डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखना चाह रहा हूँ मैकेनिक्स की। तो क्या डेफिनेशन आएगी, एक सेकंड। मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैं तो लिखूंगा क्या है ये, कि किसी भी बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर फोर्स के कारण होने वाले इफेक्ट्स की स्टडी को मैकेनिक्स कहते हैं। मैंने देखा था हम बॉडी, कि हम बॉडी पर फोर्स देखेंगे, तो बॉडी अपनी दो टाइप्स की हो सकती हैं, रिजिड बॉडी, नहीं, एक तो होगी सॉलिड और एक आएगी फ्लूइड, ठीक है। अब ये सॉलिड अगेन दो पार्ट्स में क्लासिफाइड हो जाएगी, ये कौन सी बन जाएगी, रिजिड, डिफॉर्मेबल, और एक आएगी डिफॉर्मेबल।
सेम फ्लूइड भी दो पार्ट्स में क्लासिफाइड हो जाएगी, एक आ जाएगा लिक्विड और एक आ जाएगा गैस। अब समझो यहाँ पर लिक्विड और गैस वाली चीज तो मुझे पढ़नी नहीं है, मुझे देखना है रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में, ठीक है। तो मेरे को देखा था कि रिजिड बॉडी में क्या आता है डिस्प्लेसमेंट, एंड डिफॉर्मेशन बॉडी में क्या आ रहा है डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब मैं देख रहा हूँ रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में, ठीक है। तो मैं एक साइड देखूंगा इधर रिजिड बॉडी, मैंने डाल लिया एक रिजिड बॉडी, और यहाँ क्या डाल लिया डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। इनमें मैं अंतर देख रहा हूँ, ठीक है, इनमें मैं अंतर देख रहा हूँ। तो मैंने देखो एक फिगर, ये फिगर बनाया था कि ये कोई मेरी एक बॉडी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे मेरी ये एक बॉडी है, ठीक है, सेम यहाँ पर भी मैंने एक बॉडी ले ली थी, ठीक है। इस पर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो मेरा ए पॉइंट कुछ इधर पहुंच गया होगा और बी पॉइंट थोड़ा इधर पहुंच गया होगा। ए आ गया ए डैश पर, बी आ गया बी डैश पर। इसकी मेरी बॉडी की पहले जो लंबाई थी वो मैंने मान ली एल थी, और बाद में भी लंबाई जो रहेगी वो कितनी रहेगी एल ही रहेगी। लंबाई में कोई चेंज आया नहीं। मैं बोल सकता हूँ कि जो क्या कुल मिला के सेम इधर भी देखूँ, अगर पहले इधर देखना चाहता हूँ, ये था मेरा, इधर मैंने फोर्स लगाया, तो ये मेरा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट थोड़ा सा स्लाइड हुआ होगा और सेम बी पॉइंट भी थोड़ा सा मेरा क्या हुआ होगा स्लाइड हुआ। तो कुछ इस तरीके की आकृति बन गई होगी कि ए आ गया मेरा ए डैश पर और बी आ गया बी डैश पर। तो यहाँ पहले जो लंबाई थी वो मुझे एल मिल रही है, लेकिन अब लंबाई मेरी एल ना रहकर कुछ नई लंबाई आ जाएगी, मैंने मान लिया एल डैश। तो मैं यहाँ एक चीज देख सकता हूँ कि जो रिलेटिव पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की रिलेटिव पोजीशन क्या हो रही है, इसमें चेंज नहीं हो रही है, और यहाँ रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है। क्लियर नहीं है? तो कुल मिला के मैं एक ये फिगर आउट लिख सकता हूँ कि रिजिड बॉडी में रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होती, लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडी वो बॉडी होती है जिनमें रिलेटिव पोजीशन क्या हो जाए चेंज हो जाए, ठीक है। ठीक है, चलो ये लिखते हैं। ठीक है, लिखना चालू करते हैं, ठीक है। रिजिड बॉडी में तो पहला मैंने पॉइंट क्या देखा इसमें कि रिजिड बॉडी में पार्टिकल्स, या फिर हाँ पार्टिकल्स लिख दो, पार्टिकल्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस या फिर रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होती है, और यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है हमारा, इसमें क्या आ रहा था रिजिड बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट आएगा मतलब बॉडी मूव करेगी। अब अगर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ही क्या कहलाता है, वेलोसिटी। अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आए तो डिस्प्लेसमेंट की संख्या आई होगी, वेलोसिटी भी आई होगी, और वेलोसिटी आई है तो एक चीज है एक्सेलरेशन भी आया होगा, ये भी आया होगा। तो इस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर बात करें तो यहाँ क्या आया था, डिफॉर्मेशन आया था, यहाँ आया था डिफॉर्मेशन। और डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ क्या कहलाती है, स्ट्रेन कहलाती है, क्या कहलाती है स्ट्रेन। तो इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है। अब अगर स्ट्रेन आ रही है मतलब उसमें शेप में चेंज हो रहा है, मैं किसी ऑब्जेक्ट को बदलना चाह रहा हूं तो उसका रजिस्ट करेगा,
क्योंकि संसार का नियम है कि हमेशा परिवर्तन का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, परिवर्तन का विरोध किया जाता है। तो अगर ऑब्जेक्ट की मैं शेप या साइज में कोई परिवर्तन लाना चाह रहा हूँ, उसमें डिफॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो उसका क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, और रजिस्ट आ रहा है तो फिर क्या डेवलप होगा, स्ट्रेस, क्योंकि रजिस्टिंग कैपेसिटी क्या कहलाती है मटेरियल की, स्ट्रेस या स्ट्रेंथ बोलते हैं। रजिस्टिंग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, स्ट्रेस या स्ट्रेंथ। तो इसमें डिफॉर्मेशन आएगा, स्ट्रेन आएगी और क्या आएगा, स्ट्रेस आते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब क्या होगा, इसका जो है शेप की बात करूं मैं बॉडी का, या मैं साइज बात करूं, या मैं बोलूं वॉल्यूम, बदल रहा था या नहीं बदलेगा, नहीं बदला, क्योंकि बॉडी मूव कर रही थी। ठीक है, तो शेप साइज वॉल्यूम में नो चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन यहां चेंज होगा। शेप साइज एंड वॉल्यूम चेंज होगा, शेप साइज एंड वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ। अब इसकी जो स्टडी होती है रिजिड बॉडी की, वो कहाँ करते हैं हम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। कहाँ करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम से जो सब्जेक्ट होती है, वहाँ हम जितनी भी बॉडी पढ़ते हैं वो बॉडी कितनी होती है, रिजिड बॉडी होती है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नाम से जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, वहाँ जितनी भी बॉडी होंगी वो सब कौन सी होंगी, डिफॉर्मेबल बॉडी। तो कुल मिला के हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ना है, इनकी स्टडी करनी है, डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करनी है। और कब करनी है, जब उन पर फोर्स लग रहा होगा, कि जब मेरा डिफॉर्मेबल बॉडी पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगने की वजह से उन पर क्या क्या इफेक्ट होगा, उसकी मैं स्टडी करूंगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपने सब्जेक्ट में उनकी स्टडी करूंगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब ये तो था मेरा बॉडी का, मतलब लोड के अकॉर्डिंग बॉडी हमारी रिजिड और वो थी। अब एरिया के अकॉर्डिंग बॉडी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगली मैं हेडिंग जो देख रहा हूँ वो डाल रहा हूँ, टाइप्स ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग मेरी बॉडी कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू एरिया की, एरिया के अकॉर्डिंग मेरी बॉडी कितने टाइप की होगी। तो इसमें दो टाइप की होगी, पहली आएगी कौन सी, प्रिज्मेटिक बॉडी। कौन सी, प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक बॉडी। ठीक है, पहली कौन सी आएगी, प्रिज्मेटिक बॉडी, प्रिज्मेटिक बॉडी। ये अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर आके इसको मैं चेंज कर देता हूँ, एरिया है। और कहीं एक सेकेंड, स्टॉप करना है इसको, स्टॉप कहाँ से। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बॉडी अकॉर्डिंग टू एरिया की, एरिया के अकॉर्डिंग मेरी बॉडी कितने टाइप की होती है। तो पहली होती है प्रिज्मेटिक बॉडी। ठीक है, अब समझो इसके बारे में, प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक के बारे में। तो पहली मेरी हो गई प्रिज्मेटिक और दूसरी आएगी नॉन प्रिज्मेटिक। ठीक है, सेकंड में लिखना चाहता हूँ। अब पहले तो मैं समझ लेता हूँ कि प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक है, कि ये मेरी एक बॉडी है। अब मैं इसका एरिया देखूँ, ये होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। कहीं पर भी काट लूँ, काटने पर जो एरिया मिलता है उसको बोलते हैं क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो किसी भी बॉडी में अगर तुमसे पूछे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितने होते हैं, तो इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो सकता है, उसको कितनी भी बार काट सकते हैं। तो अगर मैं इसकी लेंथ है, तो इसकी थ्रू आउट द लेंथ जो मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, लेंथ सेम है। ऐसा तो नहीं है कि लेंथ बदलने पर एरिया बदल रहा है, नहीं बदला। तो ऐसी बॉडी जिसका एरिया थ्रू आउट द लेंथ सेम रहे, ऐसी बॉडी को क्या बोला जाता है, प्रिज्मेटिक बॉडी कहा जाता है। और एक ऐसी बॉडी जिसका एरिया लेंथ के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाता है, अगर एरिया लेंथ के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रिज्मेटिक बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन प्रिज्मेटिक बॉडी कहेंगे। जैसे अब ये बॉडी देखूं, तो इसका एरिया यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ और है। अगर बीच में कहीं क्रॉस सेक्शन काटता हूँ तो वहाँ एरिया अलग होगा। तो थ्रू आउट द लेंथ इसका एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसी बॉडी क्या कहलाएगी, नॉन प्रिज्मेटिक बॉडी कहलाएगी। और अगर एरिया नहीं बदले तो बॉडी क्या कहलाएगी, प्रिज्मेटिक बॉडी कहलाएगी। क्लियर हो गया, प्रिज्मेटिक बॉडी क्या है और
नॉन प्रिज्मेटिक बॉडी क्या है, ठीक है। तो इसको एक बार हल्का सा अपन लिखना चालू करते हैं अब। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक बॉडी में लिखते हैं कि वह बॉडी जिसका एरिया जिसका एरिया एक सेकंड, कुछ गलत है। क्या देखा था हमने प्रिज्मेटिक बॉडी कि वह बॉडी जिसका एरिया थ्रू आउट द लेंथ सेम रहता है। सेम रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्मेटिक बॉडी कहते हैं। दूसरा हमने क्या देखना है, नॉन प्रिज्मेटिक बॉडी। तो वह बॉडी जिसका एरिया थ्रू आउट द लेंथ सेम नहीं रहता। नहीं रहता। उसे नॉन प्रिज्मेटिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या तीन चीज आती हैं। एक आती है क्या, स्केलर क्वांटिटी। एक आती है वेक्टर। ये तो पढ़ी होंगी है ना। एक और आती है थर्ड नई, वो है टेंसर क्वांटिटी। एक आती है टेंसर। ठीक है, ये तो तुम्हारी होती है अदिश, ये सदिश, ये तो हो जाएगी तुम्हारी अदिश राशि। अदिश, और ये हो जाएगी सदिश। सदिश। प्रदिश। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी तुम्हारी प्रदिश। प्रदिश। तो इनको मतलब समझो ये क्या है। ठीक है, तो इनके लिए मैं हल्का सा एक नई चीज समझाना चाहूंगा। देखो कि सबसे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेस को समझते हैं। किसको समझते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस को हल्का सा देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस अभी तो आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हल्का सा मैं बताऊं तो स्ट्रेस मेरे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल और एक होता है शियर। बेसिक अगर मैं अभी देखूं कैसे क्या है तो बाद में देखेंगे। स्ट्रेस दो प्रकार होता है, नॉर्मल और एक शियर। अब जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है ये भी आपका मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सेम शेयर के संग भी सेम कहानी है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव कैसे, कि अगर जो मेरा फोर्स है वो आउटर साइड एक्ट कर रहा है, वो बॉडी को आउटर साइड लेने की कोशिश कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, और बॉडी को इनर साइड मूव कर रहा है, कैसी साइड मूव कर रहा है, इनर साइड, तो वो कैसा होगा मेरा नेगेटिव होगा। सेम यहाँ पर भी आउटर साइड मूव कर रहा है तो पॉजिटिव और इनर साइड मूव कर रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कैसे। मान लो होते क्या है नॉर्मल और शेयर, कि ये मेरी बॉडी है। ठीक है, अब इस पर मैंने फोर्स लगा दिया, तो ये आउटर और इनर कोई सी भी साइड लगा सकता हूँ मैं। आउटर लगाऊंगा तो पॉजिटिव और इनर लगाऊंगा तो नेगेटिव। तो अगर कोई फोर्स मेरे ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इस एरिया के कैसे आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। एरिया के कैसा पड़ा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, जैसे ये एरिया, जैसे मैंने देखो ये एरिया, तो इस एरिया पे इस तरीके से तो आगे लग रहा होगा पॉइंट वाइज, तो एरिया के कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। तो अगर कोई फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। या अगर फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा हो तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो स्ट्रेस क्या कहलाएगा, नॉर्मल। और यदि फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर ना लग के कैसा लग रहा हो, एरिया के पैरेलल लग रहा हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया के कैसा लग रहा है, पैरेलल। जैसे ये मेरी बॉडी हो गई, तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के कैसा लगेगा, पैरेलल, मतलब इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर पैरेलल लग रहा हो तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं,
शेयर फोर्स कहते हैं। अगर परपेंडिकुलर लग रहा है तो नॉर्मल फोर्स, और पैरेलल लग रहा है तो शेयर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। ठीक है, अब मैं एक चीज देखता हूँ इनके बारे में। जैसे भी लग सकता है। हाँ, इस तरीके से भी आ सकता है, बिल्कुल यूं भी आ सकता है, ये भी पैरेलल है। हाँ ठीक है, इसका जो डिनोट बनाते हैं ना वो इसी तरीके से बनाते हैं, जैसे कि इसके दो सिंबल चलते हैं, इनको मैं आगे चल के डिटेल बताऊंगा किसको पॉजिटिव लेते हैं किसको नेगेटिव लेते हैं। ये बॉडी है मेरी, एक डायरेक्शन इधर तो ये इधर। अब मैं देखूंगा, मैं जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैंने बात की थी, हम बॉडी कौन सी पढ़ेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी, इनमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। हम बॉडी पढ़ेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी, मतलब इनमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने शेयर फोर्स लगाया है इसमें। सेम मैं एक और बॉडी देख लेता हूँ, इधर भी मैंने शेयर फोर्स लगाया है, लगाया नहीं लगाया। तो अब अगर मैं देखूं, ये क्या है, इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, देखो ये हिस्से को इधर खिसकाएगा, इधर ये इधर खिसकाएगा, ये इधर, तो बॉडी रोटेट होगी। अगर बॉडी रोटेट हो रही है तो इसकी स्टडी में यहाँ पर तो नहीं करूंगा, मुझे यहाँ पर बॉडी को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, रोटेशन नहीं आने देना है। तो क्या करूंगा, अब ये इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं यहाँ से एक डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा इसको रोकने के लिए। भाई ये इधर घुमा रहा है तो ये इसको इधर लगाएगा, ये इधर घुमाना चाह रहा है, इधर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, तो ये बन जाता है पूरा शेयर फोर्स, इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये शेयर फोर्स लिया जाता है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव। हाँ, अब सेम यहाँ पर ये फोर्स लगा रहे हैं तो इसको रोकने के लिए इधर एक लगेगा, और इसको काउंट करने के लिए इधर एक लगेगा, और ये शेयर फोर्स लिया जाता है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव क्यों लेते हो, नेगेटिव क्यों लेते हैं, ये भी आगे चल के अपन डिटेल में समझेंगे जब शेयर फोर्स, मतलब जब मैं स्ट्रेस पढ़ाऊंगा, स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, तो वहां इनके साइन कन्वेंशन बताऊंगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी ये वाला जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये नेगेटिव लिया जाता है और ये पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, अभी ऐसा क्यों होता है वो आगे चल के अपन डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मुझे केवल बस स्ट्रेस जानना था कि स्ट्रेस क्या होता है, और ये दो प्रकार का होता है, नॉर्मल और शेयर। नॉर्मल कब आता है कि जब फोर्स कैसा लग रहा हो, परपेंडिकुलर हो, और शेयर कब आता है जब फोर्स कैसा हो, पैरेलल लग रहा हो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर में आता है और ये परपेंडिकुलर। अगर आउटर डायरेक्शन में लग रहा है तो पॉजिटिव होगा, और इनर में लग रहा है तो नेगेटिव। इधर भी आउटर में पॉजिटिव और इनर में नेगेटिव। ठीक है, अब मैं एक चीज अब मैं इनको समझता हूँ तीनों को, जो बात समझने वाली चीज है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। ये तीन चीजें क्या होती हैं, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, टेंशन क्या है। तो देखो, अब मैं बोलता हूँ एक चीज कि मेरे को, ये मेरा एक बॉडी है, मैंने इसमें बोला इस पे प्रेशर लगाओ, इस पे क्या बोला, प्रेशर लगाओ। तो तुमको पता है प्रेशर लगाना है मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा है सदिश अदिश के बारे में, कि ये पढ़ा है कि वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा नहीं होती उन्हें अदिश कहते हैं, और वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा होती है उसे सदिश कहते हैं। ठीक है, मतलब हमने पढ़ा है कि अदिश में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, परिमाण के साथ में दिशा नहीं होती। हाँ, और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। लेकिन ये परिभाषा हमारी थोड़ी सी गलत है या इनकम्प्लीट है। अदिश में भी दिशा होती है, अदिश में भी दिशा होती है, लेकिन अदिश राशियां वे हैं कि जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें परिभाषित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अगर मैं दिशा नहीं भी बताऊंगा तो भी काम चल जाएगा, कि मुझे पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में मूव करना है। जैसे मैंने बोला कि इसमें प्रेशर लगाओ, दाब लगाओ, तो तुम्हें पता है कि प्रेशर ऑलरेडी इन्होंने कि इस डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन मैं तुमसे बोलता हूँ कि ये मेरा सेम बॉडी है, ठीक है, इस पे 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगाओ, 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगाओ। अब तुम फोर्स ऐसे भी लगा सकते हो, ये भी तो डायरेक्शन है, फोर्स ऐसे भी लगा सकते हो, ये भी तो डायरेक्शन है, फोर्स ऐसे भी लगा सकते हो, फोर्स ऐसे भी लगा सकते हो, ये भी डायरेक्शन है। तो यहाँ मुझे मैग्नीट्यूड के संग संग क्या बताना पड़ रहा है, डायरेक्शन भी बतानी पड़ रही है। ऑलरेडी डायरेक्शन तो इसमें भी थी, लेकिन यहाँ मुझे डायरेक्शन बतानी नहीं पड़ रही थी, तो ऐसी राशि को बोला मैंने स्केलर या अदिश। लेकिन जहां डायरेक्शन बतानी पड़े उसके बाद ही वो राशि समझ में आए तो ऐसी कौन सी कहलाएगी, सदिश। ठीक है, तो कुल मिला के अब आ दो इधर टेंसर पे। तो टेंसर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताने से काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से हम उस राशि को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। जैसे अब मान लो मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगाना है, 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगाना है, और मैंने डायरेक्शन दे दी आउटर डायरेक्शन में लगाना है। कैसी डायरेक्शन लगाना है, आउटर, मतलब बाहर की तरफ खींचते हुए लगाना है। अब समझो आउटर डायरेक्शन में वो फोर्स मेरा नॉर्मल भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेस है या शेयर स्ट्रेस है, जब तक मैं क्या नहीं बताऊंगा कि ये जो फोर्स है मेरा ये किस प्लेन में लग रहा है, किस प्लेन में, मतलब ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है या पैरेलल टू दी सरफेस है। जब तक मैं प्लेन ऑफ एप्लीकेशन नहीं बता पाऊंगा, जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये मेरा कौन सा क्वांटिटी है। तो टेंसर क्वांटिटी क्या होंगी कि जिनमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और किसकी रिक्वायरमेंट होगी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के संग किसकी रिक्वायरमेंट होगी, प्लेन ऑफ एप्लीकेशन। प्लेन ऑफ
एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुल मिला के पता चल गया कि सदिश क्या है, अदिश क्या है, कि वे राशियां, या फिर लिखने के बोल ही दे रहा हूं कि वे राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है, वे अदिश कहलाती हैं। और वे राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश कहलाती हैं। और वे राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन ऑफ एप्लीकेशन तीनों की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती हैं, टेंसर क्वांटिटी कहलाती हैं। अब हमारे पास टोटल फॉर्म में 4 टेंसर क्वांटिटी कितनी है, 4। कौन कौन सी हैं, पहली है स्ट्रेस, पहली कौन सी है, स्ट्रेस। दूसरी है स्ट्रेन, तीसरी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और चौथी है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। चौथी कौन सी है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो तुमसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी राशि टेंसर है और कौन सी नहीं है। तो ये 4 हमारे पास टेंसर राशियां हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखने चाह रहे हैं कि लोड हमारे, अब हम सॉम में देखें बॉडी, तो हमने देख लिया। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सॉम की परिभाषा क्या देखी थी कि कोई भी एक बॉडी होगी, ये बॉडी कौन सी होगी, डिफॉर्मेबल बॉडी होगी। इस बॉडी पर फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स की वजह से हम इसकी स्टडी करेंगे। हमने बॉडी के बारे में पढ़ लिया कि बॉडी 2 प्रकार की रही, रिजिड और डिफॉर्मेबल रही। डिफॉर्मेबल में भी फिर हम देखा कि सर प्रिज्मेटिव भी हो सकती है, नॉन प्रिज्मेटिव। तो बॉडी के बारे में तो जान लिया। अब बॉडी पर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं या लोड लगा रहे हैं। तो अब जानेंगे फोर्स या लोड के बारे में कि ये लोड या फोर्स है क्या। ठीक है, तो मैं जानूंगा लोड या फोर्स के बारे में कि मेरा क्या है लोड या क्या है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की बेसिक डेफिनेशन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी एक बाह्य कारक जो किसी भी पिंड के आकार या आकृति में क्या करते हैं, परिवर्तन करते। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी या फिर कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी जो किसी बॉडी के शेप, साइज या पोजीशन, मतलब उसकी स्थिति भी आ जाएगी, ठीक है, पोजीशन में चेंज करे, उसे क्या कहते हैं, बल। उसे लोड या भार कहते हैं। क्लियर है, नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब समझो ये जो मेरे टाइप्स ऑफ लोड, ये लोड के टाइप्स क्या हैं। तो मेरे लोड के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो लोड को मैं 3 हिस्सों में क्लासिफाइड करता हूं। पहला अकॉर्डिंग टू टाइम, दूसरा अकॉर्डिंग टू एरिया, और तीसरा अकॉर्डिंग टू सेक्शन बोल सकते हैं। 3 हिस्से में लोड को क्लासिफाई करता हूं, सेक्शन या डायरेक्शन, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग, तो टाइम के अकॉर्डिंग मेरे लोड 2 भागों में आएंगे। एक आएगा स्टैटिक लोड और एक आएगा डायनेमिक लोड। मैंने बोला था कि कोई भी क्वांटिटी है उसमें 3 चीज होती हैं। क्या क्या होती हैं, एक होती है मैग्नीट्यूड, एक होती है डायरेक्शन और एक होती है प्लेन ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में ये तीनों चेंज हो रही हैं तो वो लोड कौन सा कहलाएगा, डायनेमिक लोड कहलाएगा। और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर ये तीनों चीजें चेंज नहीं हो रही तो ये लोड कौन सा कहलाएगा, स्टैटिक लोड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर किसी भी बॉडी की या फिर किसी भी पिंड की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन ऑफ एप्लीकेशन टाइम के साथ चेंज होते हैं तो वो लोड कौन सा कहलाएगा, डायनेमिक। और टाइम के साथ चेंज नहीं होते तो स्टैटिक। क्लियर नहीं है। अब जो स्टैटिक लोड है ये अगेन 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड हो जाता है। कौन कौन से बन जाते हैं, ये बनता है, एक तो बनता है डेड लोड। डेड लोड को हम बोलते हैं सेल्फ वेट, उसका जो खुद का भार होता है, डेड लोड या सेल्फ वेट। और एक बन जाता है तुम्हारा ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ठीक है, फिर डायनेमिक, डायनेमिक 2 प्रकार का आ जाता है। एक तो होता है तुम्हारी इंपैक्ट लोड, कौन सा,
इम्पैक्ट इम्पैक्ट लोड, और एक आ जाता है फटिग। कौन सा? फटिग या साइक्लिक। फटिग या साइक्लिक लोड, ठीक है। ये दो तुम्हारे आ जाते हैं। अब मैं देखता हूँ डेड लोड, ठीक है। डेड लोड क्या होगा इसका, अगर थोड़ा सा देखूं तो डेड लोड कहते हैं कि किसी भी बॉडी का खुद का भार होगा। अगर मैं तेरा एक ग्राफ बनाना चाहूँ डेड लोड और ग्रेजुअली के लिए, कि यहाँ पर मैं टाइम को दिखा रहा हूँ, यहाँ मेरा एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया है? टाइम। और वाई एक्सिस पे मैंने दिखा दिया इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लोड। हाँ, लोड की इंटेंसिटी। तो अब जो डेड लोड है, मतलब कोई भी एक मेरा, मैं अपना फोन ले लूँ या मार कर ले लूँ, किसी भी चीज का खुद का कुछ ना कुछ तो भार होगा। तो इसका अगर ग्राफ जीरो से तो चालू होगा नहीं, कुछ वैल्यू अचीव करेगा। और थ्रू आउट द, मतलब इसका जो भार है, मतलब मैंने मान लिया एक मार्कर माना, तो इसका ग्राफ कैसे होगा? भार बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? टाइम के साथ में, हाँ, टाइम के साथ में लोड में, उसके बाहर में क्या फर्क आएगा? बाहर में कोई फर्क नहीं है। नहीं आएगा। तो ग्राफ कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, इसका कैसा बनेगा? इस तरीके का बनेगा, मतलब लोड की संख्या कैसा रहेगा? कांस्टेंट। अब ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है कि ये जीरो से चालू होगा, धीरे 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 मैं लोड को अप्लाई करूंगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, और एक टाइम बाद आके वो इंटेंसिटी मेरी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। धीरे धीरे मैं लोड की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा और एक टाइम बाद वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। अब सडनली या इम्पैक्ट लोड, कि मान लो ये मेरी एक टेबल है ए और ये दूसरी टेबल है बी, मैं ए टेबल से बी टेबल पे जंप करता हूँ, मेरा मान लिया वेट है 50 किलो न्यूटन, ठीक है। तो मेरा वेट अभी तो ए टेबल पर था 50, मैंने सीधा यहाँ से जंप किया बी पर, तो बी पर 50 किलो न्यूटन धीरे धीरे आया, एक संग आ गया, एक संग आ गया। तो बी पर ये जो लोड लगा कैसे लगा? सडन लगा या इम्पैक्ट लोड लगा, ठीक है। क्लियर है? जिसको बोलते हैं सडन है इम्पैक्ट लोड। अब क्या होता है? फटिग लोड, कि ये होता है रिपीटेड नंबर ऑफ साइकिल, कि अगर कोई लोड बार बार लग रहा हो किसी चीज पे, कोई लोड किसी चीज पर बार बार लग रहा हो, ठीक है, उसकी जो साइकिल है वो बार बार रिपीट हो रही हो, तो ऐसे लोड को बोलते हैं फटिग लोड या साइक्लिक लोड, ठीक है। आगे चल के लोडों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी केवल इनका बेसिक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, क्योंकि इन पर हर एक पर अलग अलग यूनिट है, फटिग पर रिलेटेड अलग यूनिट है, पूरी इसकी प्रॉपर्टी है, तो वो आगे चल के देखेंगे, ठीक है। अभी अपन क्या बेसिक टर्म जान रहे हैं, जैसे अगर कोई चीज में नाम लेता हूँ तो ये कंफ्यूजन हो चाहिए कि स्टैटिक क्या है, डायनामिक क्या है, या स्टैटिक में क्या आता है, डायनामिक क्या आता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैटिक लोड के बारे में मैंने क्या देखा था? अगर मैं देखूं स्टैटिक लोड में, उसको लिख देता हूँ थोड़ा सा। स्टैटिक में मैंने देखा था कि तीन चीज थी, क्या? मैग्नीट्यूड, एक थी तुम्हारी डायरेक्शन, और एक क्या था? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या प्लेन ऑफ एप्लीकेशन ना, एक ही बात है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या प्लेन ऑफ एप्लीकेशन। टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होते हैं। और डायनेमिक लोड की हमने क्या बात की थी? ये चेंज हो जाता है। डायनेमिक लोड, यहाँ तुम्हारी ये तीनों चीजें, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाते हैं। क्लियर नहीं है? अब देखेंगे टाइप्स अकॉर्डिंग टू एरिया। सेकंड है हमारा क्या था? अकॉर्डिंग टू एरिया। अकॉर्डिंग टू एरिया। तो एरिया के अकॉर्डिंग दो प्रकार का, एक होता है पॉइंट लोड और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, मानो कोई मेरी एक बीम है, ठीक है, तो अगर इसकी केवल कुछ लंबाई पर, मतलब किसी एक पॉइंट पर लोड लग रहा है, तो वो लोड क्या कहलाएगा? पॉइंट लोड कहलाएगा। लेकिन सेम अगर यही लोड मेरा किसी भी बीम की पूरी लंबाई पर लगे, ठीक है, पूरी लंबाई पर लगे या लंबाई के कुछ हिस्से पर लगे, पूरी लंबाई पर लगे, लंबाई के कुछ हिस्से पर लगे, तो ऐसे लोड को क्या बोलूंगा? डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर किसी पॉइंट पर ही एक्ट कर रहा है तो पॉइंट लोड होगा, लेकिन कोई लंबाई, पूरी लंबाई पर या लंबाई के कुछ हिस्से पर लग रहा है, तो ऐसा लोड क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहलाएगा। ऐसा लोड क्या कहलाएगा?
डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहलाएगा। अब ये दोनों ही लोड दो प्रकार के होते हैं। पॉइंट लोड भी दो प्रकार का होगा तुम्हारा। कौन कौन से? एक तो वर्टिकल, एक कौन सा? वर्टिकल, मतलब जो 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा होगा किसी बीम पर। और एक आएगा इंक्लाइन। ये क्या आएगा? इंक्लाइंड। इंक्लाइन, मतलब ये क्या लग रहा होगा कि जैसे ये बीम है, इस बीम पर कुछ ना कुछ तिरछा लग रहा होगा, किसी ना किसी एंगल पे लग रहा होगा, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड भी लोड दो प्रकार के, एक तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनिफॉर्मली वेरिंग को समझेंगे। क्या होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड? इसमें एक जैसा लोड लगेगा पूरी लेंथ में। बिल्कुल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो जो लोड की इंटेंसिटी है, लोड की इंटेंसिटी संपूर्ण लंबाई पर एक समान रहती है। समान रहती है, ठीक है। लोड की इंटेंसिटी संपूर्ण लंबाई पर समान रहती है। और कुछ मतलब कुल इस तरीके से, कुछ यहाँ सभी जगह कैसा लग रहा है? सेम इंटेंसिटी का लग रहा है, ठीक है। अब देखेंगे यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूवीएल, है ना। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, जो इसकी इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ, इसकी इंटेंसिटी थ्रू आउट दी लेंथ समान रूप से, ध्यान देना, समान रूप से होगी, समान रूप से बढ़ेगी या घटेगी। मतलब सेम नहीं रहेगी, लेकिन वो बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन बढ़ेगी भी या घटेगी भी तो समान रूप से। जैसे ये है तो एक यूनिफॉर्मली रूप से क्या करेगी, चेंज होगी, या तो बढ़ सकती है या घट सकती है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं कि पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, इस तरीके से। तो ये कहलाता है यूवीएल। अब देख रहे हैं थर्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू लोड हो गया, अकॉर्डिंग टू एरिया हो गया, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन आ गया। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दो, एक तो होता है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स मैंने पहले भी देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर, ठीक है। दूसरा होता है शेयर फोर्स, शेयर या टेंजेंशियल भी बोलते हैं इसको, है ना। टेंजेंशियल फोर्स। ये इसका उल्टा कर दो, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर होगा। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा व क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल होगा, ठीक है। अभी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है, वैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हमने देख लिया था कि जैसे मान लो अभी मेरी बीम है, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी बीम की, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। अब समझो इसकी सेंटर से एक एक्सिस निकल रही होगी, ठीक है। तो लेंथ के अलोंग जो एक्सिस होती है, इसी एक्सिस को मैं क्या बोलता हूं,
लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्लियर है नहीं है? या फिर इसी का एक और नाम हो जाता है एक्सियल एक्सिस, एक्सियल एक्सिस। ठीक है, तो लेंथ के अलोंग जो एक्सिस होती है उसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। या तो अगर कोई फोर्स इसके पैरेलल लग रहा है, जैसे ये फोर्स है इसके पैरेलल ही तो लग रहा है, एक्सिस के पैरेलल ही लग रहा है, ऐसा फोर्स क्या कहलाएगा, नॉर्मल फोर्स। लेकिन कोई फोर्स इसके परपेंडिकुलर लग रहा हो, मतलब इस तरीके से वर्क कर रहा हो, बॉडी पर इस तरीके से वर्क कर रहा हो, तो ये फोर्स कहलाएगा शियर फोर्स कहलाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक, आगे का देखेंगे कल। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म।